हाय एवरीवन, वेलकम टू डेटाबेस ट्यूटोरियल। सो आज हम यहाँ पे सीखेंगे कि पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि पाइवट टेबल करता क्या है। पाइवट टेबल क्या करता है कि जो अपना रो डेटा होता है, जो भी अपना डेटा रहता है, उसकी अगर हमें एक तरीके की समरी चाहिए, एक तरीके से हमें समरी चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या इनसाइट्स हैं डेटा के अंदर के, तो पाइवट टेबल जो है एक समरी बना के दे देता है पूरे डेटा के अंदर। तो अगर मेरे पास 1000 रोज़ है, 2000 रोज़ है, तो ऐसा नहीं कि मुझे हर के 1000 रोज़ 2000 रोज़ में जाके मुझे देखना होगा कि क्या डेटा निकल रहा है, क्या परफॉर्मेंस है, क्या रेवेन्यू है, ये सब। लेकिन अगर मैं पाइवट टेबल क्रिएट कर दूँगी, समरी क्रिएट कर दूँगी, तो मैं बहुत ईज़िली उसमें से इनसाइट्स निकाल सकती हूँ कि मेरा डेटा मुझे क्या बता रहा है। तो पाइवट टेबल हम देखेंगे तो डेटा के अंदर सबसे पहले हम बेसिक देखेंगे कि पाइवट टेबल को हम बेसिक क्रिएट कैसे करते हैं। तो सामने स्क्रीन पर मेरे पास डेटा है जिसमें नेम्स हैं, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ जॉइनिंग, डेट ऑफ लिविंग, कितने साल काम किया, क्या एज था, कौन सा डिपार्टमेंट था और परफॉर्मेंस परसेंटेज। तो ये एक एम्प्लॉयज़ डेटा है। इसके अंदर से अगर मुझे सपोज़ निकालना है कि कौन-कौन से डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, तो वो निकालने के लिए मुझे यहाँ से अगर सपोज़ ये तो अभी तो ये छोटा डेटा है, 15 रोज़ का है, लेकिन सपोज़ ये 1000 रोज़ का है, तो 1000 रोज़ में से अगर मुझे देखना है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ़ पीपल हैं, तो वो मैं यहाँ पे देख के मैं पता नहीं लगा सकती। लेकिन अगर मैं एक प्राइवेट टेबल क्रिएट करूँगी तो मैं बहुत ईज़िली पता लगा सकती हूँ। तो उसको कैसे क्रिएट करेंगे? सबसे पहले तो अपना डेटा जो है उसको सेलेक्ट कर लेंगे पूरा। अगर हमने इसको एज़ टेबल क्रिएट कर रखा है, जो कि मैंने कर रखा है, तो कहीं पे भी क्लिक करेंगे वो पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। तो अभी मैंने पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद मैं इंसर्ट में जाऊँगी, इंसर्ट में जाके पाइवट टेबल पे क्लिक करूँगी। इसमें मुझे न्यू वर्कशीट पे चाहिए पाइवट टेबल, मैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट भी चूज़ कर सकती हूँ। उसके बाद मुझे एग्जिस्टिंग वर्कशीट की लोकेशन देनी होगी, कौन सी लोकेशन पे मुझे पाइवट टेबल लगानी है। तो मुझे अभी न्यू वर्कशीट चाहिए, तो मैं न्यू वर्कशीट पे क्लिक करके इसको ओके कर दूँगी। ये पाइवट टेबल पे क्लिक किया, न्यू शीट में जाके उसने एक पाइवट टेबल का मुझे यहाँ पे दे दिया है। अब मुझे यहाँ से क्या चाहिए था, मुझे यहाँ पे देखना था कि कितने लोग कौन-कौन से डिपार्टमेंट में हैं। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए होगा, डिपार्टमेंट का कॉलम चाहिए होगा। तो डिपार्टमेंट का कॉलम मुझे कैसे चाहिए, रोज़ के अंदर चाहिए, राइट? तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये पाइवट टेबल के अंदर जो भी कॉलम को हम रोज़ में डालेंगे वो कॉलम की वैल्यूज़ रोज़ में आ जाएंगी, तो यूनिक वैल्यूज़ आएंगी रोज़ के अंदर। ऐसे ही अगर मैं कॉलम में डालूँगी तो कॉलम में आ जाएंगी उसकी वैल्यू। जैसे मैं डिपार्टमेंट को अगर रो में ड्रैग कर रही हूँ, तो ये रो के अंदर उसके अंदर जितनी यूनिक वैल्यूज़ है वो सारी रो के अंदर आ जाएंगी। इसी तरीके से अगर मैं इसको कॉलम में ड्रैग करूँगी तो सारी यूनिक वैल्यूज़ इसकी कॉलम्स के अंदर आ जाएंगी। तो अभी मुझे इसको रोज़ के अंदर चाहिए, तो मैं इसको रोज़ के अंदर रखूँगी। तो ये क्या करेगा, एक मैट्रिक्स टेबल क्रिएट करेगा जिसको हम समरी बना के शो कर सकते हैं। तो अभी मुझे डिपार्टमेंट के अंदर चाहिए कितने लोग हैं कौन-कौन से डिपार्टमेंट में। तो वो मुझे कैसे पता चल सकता है, अगर मैं सपोज़ नेम ले लूँ तो काउंट ऑफ नेम अगर मुझे मिल जाए तो उस तरीके से भी मैं पता लगा सकती हूँ। तो इसमें क्या करेंगे, नेम वाले कॉलम को वैल्यूज़ में ड्रैग करेंगे। तो ऑटोमेटिकली ये इसको काउंट ले लेगा। तो ये क्या करता है, जो भी हमारी वैल्यूज़ होती हैं जो मेजरेबल नहीं होती, जिनको हम सम एवरेज ये सब नहीं कर सकते, जो वैल्यूज़ होती हैं क्वालिटेटिव जिसको हम कहते हैं, तो ऐसी वैल्यूज़ को बाय डिफ़ॉल्ट ये एग्रीगेशन काउंट करता है। अगर इसको काउंट की जगह डिस्टिंक्ट काउंट करना है तो वो हम चेंज कर सकते हैं। डिस्टिंक्ट काउंट क्या होता है, डिस्टिंक्ट काउंट के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं वो यूनिक वैल्यूज़ हमें मिल जाती है। जैसे अगर मान लो कि राम करके 3 रोज़ में राम है, तो काउंट के अंदर 3 काउंट होगा, लेकिन डिस्टिंक्ट काउंट के अंदर वो 1 काउंट होगा 3 की जगह। तो वो डिस्टिंक्ट काउंट में सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ काउंट करता है उसकी, और काउंट में वो सारी वैल्यूज़ काउंट करता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो काउंट ही लेता है। अगर इसी तरीके से अगर मैं कोई मेजरेबल कॉलम, यानी कि कोई भी कॉलम जो मेजर हो सकता है, ऐसे किसी कॉलम को मैं वैल्यू में डालूँगी,
तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसका सम लेगा। तो अभी इसने बाय डिफ़ॉल्ट काउंट लिया, मुझे काउंट ही चाहिए था, तो मुझे यहाँ पे मिल गया कि कौन-कौन से डिपार्टमेंट में कितने-कितने लोग हैं। तो सबसे ज़्यादा लोग जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हैं। इसको अगर मुझे इस पूरी टेबल को सॉर्ट करना है डिसेंडिंग टू असेंडिंग, तो उसके लिए राइट क्लिक करके सॉर्ट में जाके सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर सकते हैं। तो ये अपने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट हो जाएगा। मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा लोग हैं, फिर सेल्स में, फिर स्ट्रेटजी में, और इन तीनों में सेम सेम नंबर ऑफ लोग हैं। तो इस तरीके से हमें एक समरी मिल जाएगी। अब यही सपोज करो कि 1000 रोज होती, 2000 रोज होती, तो क्या हम इस डेटा के अंदर देख के पता लगा पाते कि कितने लोग हैं कौन से डिपार्टमेंट में? नहीं। लेकिन हम इस डेटा को देख के ज़रूर पता लगा सकते हैं कि कितने लोग हैं किस डिपार्टमेंट में। तो अब पाइवट टेबल बनाने के बाद इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। तो फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे जैसे ही हम पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे, पाइवट टेबल एनालाइज़ का टैब यहाँ पे विज़िबल हो जाएगा। इसके अंदर जाके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं हम। यहाँ पे हम स्लाइज़र ऐड कर सकते हैं, टाइमलाइन ऐड कर सकते हैं। तो इस पे मैं अभी बाद में आती हूँ। सबसे पहले हम इसकी फॉर्मेटिंग देखते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ डिज़ाइन टैब में जाएंगे। डिज़ाइन टैब में जाके यहाँ पे हम चूज़ करेंगे कि कौन सा फॉर्मेट चाहिए। तो सपोज़ मुझे ये कलर में चाहिए। यहाँ से जो भी फॉर्मेट मुझे चाहिए मैं उसको क्लिक कर सकती हूँ। अगर मुझे कोई अपना नया फॉर्मेट बनाना है तो मैं इस ऑप्शन में जाके अपना कस्टम फॉर्मेट भी बना सकती हूँ। तो इस तरीके से फॉर्मेट चूज़ कर सकती हूँ मैं यहाँ से। फिर उसके बाद रो हेडर, इसका क्या मतलब होता है कि जो हमारी जो पहली रो है वो हेडर रो है। अगर पहली रो हेडर रो नहीं है तो इसको अनटिक कर दो। कॉलम हेडर्स का भी यही है, अगर कॉलम में कोई हेडर रो नहीं है तो इसको अनटिक कर दो, है तो टिक कर दो। तो फॉर्मेटिंग भी उसी तरीके से होगी। हेडर रो की अलग फॉर्मेटिंग होती है, इसलिए यहाँ से हम उसको टिक अनटिक कर सकते हैं। और बैंडेड रोज़ का मतलब होता है कि ऑल्टरनेट रोज़ का ऑल्टरनेट कलर हो जाएगा। इसको अगर मैं टिक करूँगी तो मैं यहाँ से फॉर्मेट चूज़ कर सकती हूँ जिनमें ऑल्टरनेट रोज़ पे अलग-अलग कलर्स होगा। तो वो नहीं चाहिए, उसको अनटिक कर दो। तो ग्रैंड टोटल का है। ग्रैंड टोटल हमें किसके लिए चाहिए? खाली रोज़ के लिए चाहिए, खाली कॉलम्स के लिए चाहिए। अगर वो टोटल हो सकता है तो वो हो जाएगा। तो जैसे अगर अभी जो है वो खाली इस कॉलम का टोटल हो सकता है तो कॉलम का टोटल हुआ है, रो का नहीं हो सकता तो रो का कोई टोटल नहीं हुआ है। जो हो सकता है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से हम ऑफ या ऑन कर सकते हैं कि हमें किसका टोटल चाहिए। ऐसे ही सब टोटल का है, और अगर हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स हम इसी समरी के अंदर दिखा रहे हैं तो सब टोटल्स भी रहता है, तो उसको भी हम ऑप्शन में चूज़ कर सकते हैं कि दिखाना है या नहीं दिखाना। अब पाइवट टेबल एनालाइज़ के अंदर हम क्या कर सकते हैं? सबसे जो मेन ऑप्शंस रहते हैं हमारे, वो हमारे रहते हैं इंसर्ट स्लाइज़र के। स्लाइज़र क्या करता है? जैसे हम एक डाटा को फ़िल्टर कर सकते हैं किसी डैशबोर्ड के अंदर, ये स्लाइज़र जो है वो पाइवट टेबल के लिए वही करता है। तो मैं यहाँ से किसी भी कॉलम का स्लाइज़र चूज़ कर सकती हूँ और उसमें जो भी मैं चेंजेस करूँगी वो इस टेबल में भी विज़िबल हो जाएँगे। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट चूज़ करती हूँ और इसको ओके करती हूँ, तो यहाँ पे अब मैं जो भी ऑप्शंस चूज़ करूँगी मेरे को सिर्फ उसके ही फ़िल्टर्ड वैल्यूज़ टेबल के अंदर दिखेंगी। सेल्स है तो सेल्स दिखेगा। अगर मुझे मल्टीपल सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे मैं टिक करूँगी मल्टी सेलेक्ट ऑप्शन में। यहाँ पे जाके अब मुझे कंट्रोल दबा के यहाँ पे ऑप्शंस क्लिक करने होंगे जितने ऑप्शंस मेरे को चाहिए। तो जो ऑप्शंस मेरे को यहाँ पे सेलेक्ट करूँगी वो मुझे इस टेबल के अंदर दिखते रहेंगे। ये स्लाइज़र का काम मेनली डैशबोर्ड के अंदर ही रहता है। अगर हमें डैशबोर्ड बनाना है एक्सेल के अंदर तो स्लाइज़र का यूज़ हम उसमें कर सकते हैं, और एक कॉलम से मल्टीपल टेबल्स और मल्टीपल चार्ट्स को हम फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। तो अभी इस स्लाइज़र की ज़रूरत नहीं है। अभी हम बेसिक पाइवट टेबल सीख रहे हैं तो इसको अभी हटा देते हैं। तो बेसिक पाइवट टेबल के अंदर जैसे इसी टेबल के अंदर अगर मुझे कुछ इसकी वैल्यूज़ को अगर मुझे फ़िल्टर आउट करना है तो यहाँ पे मैं क्लिक कर सकती हूँ और यहाँ से मैं फ़िल्टर आउट कर सकती हूँ। जो वैल्यू नहीं चाहिए उसको अनटिक करके ओके कर सकती हूँ।
दूसरा, इस टेबल के अंदर अब अगर मुझे सपोज़ यहाँ पे डालना है कि मुझे अगर परफ़ॉर्मेंस अबव 70% है, वो कितने लोग हैं वो देखना है मुझे। तो उसके लिए मुझे फ़िल्टर लगाना होगा, तो कैसे लगाएँगे? जो परफ़ॉर्मेंस परसेंटेज का जो कॉलम है, इसको मैं फ़िल्टर में ड्रैग करूँगी। तो अब यहाँ से जब फ़िल्टर होगा, इसके अंदर मुझे चाहिए कि मल्टीपल वैल्यूज़ मुझे सेलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे टिक कर दूँगी मल्टीपल वैल्यूज़ सेलेक्ट करने के लिए। और अभी मुझे चाहिए कि अबव 70% की वैल्यूज़ ही मुझे शो हो, तो उसके अलावा जो वैल्यूज़ हैं मैं उनको अनटिक कर दूँगी। तो जो भी जिनका भी परफ़ॉर्मेंस अबव 70% है, सिर्फ़ उतने ही लोग विज़िबल होंगे। तो मैं इसको ओके कर दूँगी। तो यहाँ पे अब फ़िल्टर आउट हो गया। तो अबव 70% में मार्केटिंग में 2 लोग हैं, 4 में से सेल्स में 2 हैं, 3 में से, इस तरीके से मुझे वैल्यूज़ यहाँ पे मिल जाएगी। अब अगर मुझे इस फ़िल्टर को क्लियर करना है, तो मैं इस पे क्लिक करके ऑल पे टिक कर दूँगी और ओके कर दूँगी। तो इसमें फ़िल्टर हट जाएगा। और अगर वैसे फ़िल्टर रिमूव करना है, तो इसको वापस से ड्रैग कर दो या फिर टिक अनटिक कर दो। तो जैसे ही टिक अनटिक करोगे, वो वैल्यू रिमूव हो जाएगी। तो इस तरीके से हम बेसिक पाइवट टेबल बना सकते हैं। अब अगर इसका जो हेडर जो है वो चेंज करना है, मुझे इसको डिपार्टमेंट करना है, रो लेवल आ रहा है पर मुझे इसको डिपार्टमेंट करना है, तो कुछ नहीं करना, सीधा टाइप करना शुरू कर दो डिपार्टमेंट, वो चेंज हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी मुझे सिर्फ काउंट चाहिए, तो सीधा टाइप कर दो काउंट, वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम हेडर भी चेंज कर सकते हैं। अब अगर मुझे चाहिए कि इस टेबल के अंदर मुझे इसका चार्ट क्रिएट करना है, तो इसका चार्ट बहुत ही ईज़िली क्रिएट हो सकता है। कहीं पे भी क्लिक कर दो टेबल के अंदर, इंसर्ट में जाओ और यहाँ पे जाके रिकमेंडेड चार्ट्स में चले जाओ। यहाँ पे जो भी रिकमेंडेड चार्ट होगा वो विज़िबल हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे मुझे जैसे कि ये चार्ट मुझे चाहिए 3D क्लस्टर्ड कॉलम का, ये मुझे ईज़िली बता पा रहा है, तो इसको मैं ओके कर दूँगी। तो अब इसके अगेंस्ट में मुझे चार्ट मिल गया। इस चार्ट को भी मैं फॉर्मेट कर सकती हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे सपोज़ अगर चाहिए ही नहीं इसका कोई टॉप हेडर, तो मैं इसको डिलीट कर सकती हूँ। इसको अगर मुझे रीसाइज़ करना है चार्ट एरिया को, तो वो मैं रीसाइज़ कर सकती हूँ जैसा मैं चाहूँ। ये लेजेंड्स है, तो मुझे अगर लेजेंड्स में नहीं चाहिए तो मैं इसको भी डिलीट कर सकती हूँ। और ये फील्ड वैल्यूज़ हैं, तो इसको भी हम शो और हाइड कर सकते हैं यहाँ से। अभी यहाँ पे पाइवट टेबल और ये इसका पाइवट चार्ट आपस में कनेक्टेड है। तो मैं सपोज़ इस चार्ट में कुछ भी फ़िल्टर आउट कर रही हूँ और इसको ओके करूँगी, वही सेम फ़िल्टर टेबल में भी अप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं कुछ टेबल में फ़िल्टर कर रही हूँ, सपोज़ मैंने सब कुछ शो कर दिया, ओके करूँगी, तो वही चेंज मुझे चार्ट में भी दिख रहा है। तो टेबल और चार्ट आपस में कनेक्टेड रहते हैं। जो कोई भी चार्ट अगर हम पाइवट टेबल से बना रहे हैं, तो वो उससे कनेक्टेड रहेगा। जो भी चेंजेस वहाँ पे, जो भी फ़िल्टर वहाँ पे अप्लाई होगा, वही सेम चार्ट में अप्लाई होगा और वाइस वर्सा। तो इस तरीके से बहुत ही ईज़िली हम एक पाइवट टेबल और चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसको रीसाइज़ करना है तो इसको रीसाइज़ कर सकते हैं। और एक जो दूसरा थोड़ा अगर हमें डेटा को प्रेजेंटेबल बनाना है, तो उसके लिए सबसे सही क्या रहता है कि ये जो ग्रिड लाइन्स हैं इनको हम रिमूव कर दें। तो ये हम कहाँ से रिमूव कर सकते हैं? पेज लेआउट में जाके, पेज लेआउट में जाने के बाद ग्रिड लाइन्स को, व्यू को अनटिक कर दो, तो ग्रिड लाइन्स जो हैं वो चली जाएंगी। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को थोड़ा प्रेजेंटेबल बना सकते हैं, समरी को। तो ये एक बेसिक हमने पाइवट टेबल और चार्ट क्रिएट किया। अब चलते हैं एक बड़े डेटा के पास और उसमें देखते हैं कि हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो सपोज़ ये डेटा है, मेरे पास एक स्टोर का, जो कि मेरे को रेवेन्यू बता रहा है अलग-अलग प्रोडक्ट्स के लिए। तो
ये एक बहुत बड़ा डेटा है। अभी मुझे इस डेटा के अंदर से चाहिए कि कितना टोटल रेवेन्यू है सारे प्रोडक्ट्स को लेकर। अब यही मैं अगर इस टेबल में से देखना चाहूँगी तो मैं नहीं देख पाऊँगी, मुझे इसमें से देखने में टाइम लगेगा कि कौन-कौन से प्रोडक्ट में कितना है। मैं इस प्रोडक्ट को फ़िल्टर करूँगी, इस प्रोडक्ट के कॉलम को फ़िल्टर करूँगी, फिर रेवेन्यू को सम करूँगी, तो कुछ ना कुछ इधर-उधर मुझे लंबा काम करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे पाइवट टेबल आती है जो 2 मिनट में समरी निकाल के दे देगी कि प्रोडक्ट को टोटल रेवेन्यू हम कैसे निकालें। तो वो करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपना डेटा सेलेक्ट करेंगे। तो ये डेटा जो है मैंने इसको टेबल में क्रिएट कर रखा है, तो मैं इस पे कहीं पे भी क्लिक कर दूँगी इस टेबल के अंदर और इंसर्ट में जाके पाइवट टेबल पे क्लिक करूँगी। तो ये सेल्स डेटा जो है वो सेलेक्ट हो गया है पूरा। अब मुझे न्यू वर्कशीट में चाहिए, मैं इसको ओके कर दूँगी। तो अब ये मेरे पास डेटा आ गया है, पाइवट टेबल आ गया। तो अब मुझे क्या चाहिए था कि मुझे कौन से प्रोडक्ट में कितना रेवेन्यू है, तो उसके लिए प्रोडक्ट का कॉलम चाहिए, तो प्रोडक्ट का कॉलम मैं रोज़ में डाल दूँगी। तो मेरे पास इतने प्रोडक्ट्स हैं, इसके अंदर ब्लैंक भी है कुछ, तो मुझे ब्लैंक वैल्यू नहीं चाहिए, तो मैं उसको थोड़ा फ़िल्टर आउट कर देती हूँ, ब्लैंक को अनटिक कर देती हूँ, ओके कर देती हूँ। अब मुझे चाहिए रेवेन्यू। तो जैसा मैंने बोला था कि जो भी मेजरेबल वैल्यू है उसको वो बाय डिफ़ॉल्ट सम ही लेगा। तो मैं रेवेन्यू को वैल्यू में ड्रैग करूँगी, वो लेगा सम ऑफ रेवेन्यू, तो ये अपने आप सम करके देगा। अब वहीं पे अगर मुझे सम की जगह एवरेज चाहिए, सपोज़ मुझे सम के साथ एवरेज चाहिए, मैं वापस से इसको ड्रैग करूँगी और यहाँ पे मुझे सम की जगह एवरेज चाहिए, तो उसके लिए क्या करूँगी, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाएंगे। अब यहाँ पे जो भी हमें मेजर चाहिए, एग्रीगेशन चाहिए, उसको हम चूज़ कर सकते हैं। तो मुझे एवरेज चाहिए, मैं एवरेज पे क्लिक करूँगी और ओके करूँगी। तो यहाँ पे मुझे एवरेज मिल गया। अब सपोज़ मुझे यहाँ पे नंबर को भी फॉर्मेट करना है डेसिमल्स के बाद, मुझे डेसिमल प्लेसेस सिर्फ 2 तक ही चाहिए, तो मैं 2 पे करके इसको ओके कर दूँगी, तो 2 तक ही आएगी डेसिमल प्लेसेस। तो इस तरीके से हम नंबर को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे डेटा मिल गया कि कौन-कौन से प्रोडक्ट का कितना-कितना रेवेन्यू है। तो अब मैं इसको पहले तो सॉर्ट कर देती हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिससे हाईएस्ट रेवेन्यू ऊपर आ जाए और लोएस्ट रेवेन्यू नीचे चला जाए। तो ये अभी हाईएस्ट रेवेन्यू जो है वो ऊपर आ गया है, तो सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू किसका है, रेज़िन ब्रांड का, फिर ब्रेयर्स का, ऐसे करके मुझे हाईएस्ट और लोएस्ट रेवेन्यू मिल गया है टोटल। ठीक है, अब सपोज़ मुझे इसमें देखना है कि ईयर वाइज़ देखना है, तो ईयर को मैं क्या करूँगी, ईयर को मैं कॉलम में डालूँगी। मेरे को हर ईयर के लिए अलग-अलग देखना है, तो ईयर को कॉलम में ड्रैग कर देते हैं। तो जैसे मैंने ईयर को कॉलम में ड्रैग किया, हर ईयर का अलग-अलग आ गया। 2005 का सम और एवरेज, 2006 का सम और एवरेज, 2007 का, और फिर पूरा टोटल। तो इस तरीके से मुझे पूरी समरी मिल गई, ईयर के हिसाब से कितना रेवेन्यू था हर प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, अब मैं इसको डिज़ाइन चेंज कर सकती हूँ। तो सपोज़ मुझे इसका डिज़ाइन रखना है इस कलर के अंदर, मैं ये रखूँगी। और फिर इसका पाइवट चार्ट बनाना है, तो चार्ट में जाके पाइवट चार्ट, सपोज़ मुझे लाइन चाहिए, तो मैं लाइन पे क्लिक करके इसको ओके करूँगी। तो लाइन चार्ट मुझे यहाँ पे मिल गया है। अब ये लाइन चार्ट से मैं पता लगा सकती हूँ कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कौन से ईयर में था। जैसे कि यहाँ पे मैं देख सकती हूँ 2005 के अंदर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू था और सबसे लोएस्ट रेवेन्यू 2006 में था चॉकलेट्स का। तो इस तरीके से मेरा समरी टेबल भी रेडी है और समरी चार्ट भी रेडी है। अब यहाँ से अगर मुझे फ़िल्टर करना है, सपोज़ मुझे यहाँ पे सिर्फ 2005 और 2006 देखना है, मैं ओके कर दूँगी। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ 2005 और 2006 की डिटेल्स मिलेगी। सिमिलरली यहाँ पे भी। तो इस तरीके से मैं बहुत आसानी से समरी क्रिएट करके इसको फ़िल्टर आउट कर सकती हूँ और अपना डेटा देख सकती हूँ।
तो ये था पाइवट टेबल्स के बारे में। अगर आपको ये डेटा चाहिए इस पे प्रैक्टिस करने के लिए, पाइवट टेबल पे प्रैक्टिस करने के लिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। मैं इसका लिंक जो है, डेटा का लिंक शेयर कर दूंगी। तो कोई भी क्वेरी हो, कोई भी पाइवट टेबल से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ज़रूर इसको ट्राई करें, और ज़रूर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।